A very good morning, dear students. I hope you all are doing well and studying hard at home. Today we are going to start our 6th chapter, that is Norway से पत्र. It is page number 36. So, ये एक पत्र है, ठीक है. ये पत्र किसने लिखी है? ये पत्र लिखा है हिमांशु जोशी ने. तो हिमांशु जोशी जी ने ये पत्र लिखा है अपने पुत्र के नाम, और वो एक लेखक हैं. तो इस पत्र द्वारा उन्होंने नॉर्वे की जलवायु तथा नॉर्वे के बारे में सब कुछ बताया है, ठीक है. तो पहले तो हिमांशु जोशी जी के बारे में थोड़ी हम बातें कर लें कि हिमांशु जोशी हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार, उपन्यासकार थे, ठीक है. उनका जन्म 4 मई 1935 को उत्तरांचल में हुआ था. तो उन्होंने मात्र 13-14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, ठीक है. उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी लिखा है बहुत कुछ. उनके चर्चित उपन्यास तुम्हारे लिए पर दूरदर्शन पर धारावाहिक भी बना था, ठीक है. और उनको बहुत सारी अकादमिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है. तो इन्होंने हिंदी के रचनात्मक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं. तो इन्हीं योगदानों के कारण उनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, हिंदी अकादमी, दिल्ली राजभाषा विभाग बिहार तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान और आगरा जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि अनेक संस्थानों से उनको बहुत सारे सम्मानों से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है. और 23 नवंबर 2018 को हिंदी के इस अप्रतिम कथाकार और पत्रकार हिमांशु जोशी का निधन हुआ था, ठीक है. तो ये नॉर्वे से पत्र उन्होंने हिमांशु जोशी जी ने अपने बेटे को लिखा है, ठीक है. उनके बेटे का नाम हमें यहाँ मिलेगा असित, ठीक है. उन्होंने अपने बेटे को लिखा है ये पत्र, और इस पत्र में उन्होंने नॉर्वे के बारे में बहुत सी जानकारी दी है, ठीक है. वो नॉर्वे गए थे, उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा और नॉर्वे के बारे में अन्य बहुत सारी जानकारियां उन्होंने दी है. तो हमको सबको ही पता है कि नॉर्वे एक देश है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है, उत्तर की तरफ. यूरोप कॉन्टिनेंट के उत्तर की तरफ नॉर्वे स्थित है. ये बर्फ से भरा हुआ बर्फीला एक देश है ना. तो चलो इस पत्र को हम पढ़ते हैं और जानते हैं नॉर्वे के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमें जानना बहुत जरूरी है, और आश्चर्यजनक कुछ ऐसी बातें हैं नॉर्वे के बारे में जो हम इस पत्र को धीरे धीरे पढ़ेंगे. तो शुरुआत को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलो चैप्टर की ओर. जैसे कि देखो, यूरोप महाद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है नॉर्वे, ठीक है. यूरोप कॉन्टिनेंट के उत्तर की तरफ है स्थित नॉर्वे देश. ये एक छोटा सा देश जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है. तो ये नॉर्वे एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है जहाँ पे हमेशा ही बर्फ से ढकी रहती है ना. कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ, तो हमेशा बर्फ से ढकी रहने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. इस प्रदेश की विशेषताओं के बारे में इस पत्र के माध्यम से लेखक अपने पुत्र को इस स्थान से परिचित करा रहे हैं. तो लेखक गए थे यहाँ नॉर्वे, और वहां जाने के बाद उन्होंने अपने पुत्र को ये पत्र लिखा, अपने बेटे के नाम ये पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नॉर्वे के बारे में बहुत सारी विशेष बातें बताई हैं. नॉर्वे का परिचय देने के लिए, नॉर्वे कैसा जगह है, वहाँ क्या है, कैसा है, सब बताने के लिए, अपने बेटे को समझाने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा था, ठीक है. तो ये पत्र हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम भी बहुत सारी बातें नॉर्वे के बारे में जानेंगे. तो चलो देखो, प्रिय असित कब लिखा था उन्होंने? ट्राम्सो से, उत्तरी नॉर्वे, ठीक है. ट्राम्सो जहाँ पे वो थे, ठीक है, उस जगह का नाम था ट्राम्सो, उत्तरी नॉर्वे में स्थित है, ठीक है. उत्तर नॉर्वे के उत्तर तरफ ट्राम्सो से. 6 जुलाई, ठीक है, उस दिन की डेट है 6 जुलाई. देखो क्या लिखा था उन्होंने 6 जुलाई को. परसों सुबह यहाँ पहुंचा, पानी के जहाज से यात्रा की, जहाज बहुत बड़ा था. तो देखो, सबसे पहले वो अपने बेटे को कहते हैं प्रिय असित, जिसको मतलब लेटर लिखने के शुरुआत में हम लिखते हैं ना उनका नाम, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. तो उन्होंने लिखा है प्रिय असित, उसके बाद बताया है परसों सुबह यहाँ पहुंचा. तो अपने बेटे असित को वो बताते हैं कि परसों सुबह ही मैं यहाँ पर पहुंचा. कहाँ पर?
ट्राम्सो शहर पे, नॉर्वे के, ठीक है, नॉर्वे पहुंचे, ठीक है, कब? परसों सुबह, मतलब परसों की सुबह वो नॉर्वे पहुंचे। कैसे पहुंचे वो? जहाज से यात्रा करके वो नॉर्वे पहुंचे, ठीक है। और जहाज बहुत बड़ा था, ठीक है ना, हमको पता है कि जहाज बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे लोगों की और चीजों की जगह हो जाती है। सैकड़ों लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे, तो जहाजों में तो बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा करते ही हैं, है ना। सैकड़ों लोग, बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे। कुछ जर्मन थे, कुछ अंग्रेज। यहाँ पर वो तो विदेश है ना, तो वहाँ पर तो विदेशी लोग, बहुत सारी कंट्रीज के लोग वहाँ पर जाते हैं। जैसे कुछ जर्मन लोग थे, कुछ अंग्रेज थे वहाँ पर। फ्रांस तथा अमेरिका के भी कुछ यात्री थे उसी जहाज पर। फ्रांस और अमेरिका के भी यात्री थे, वो जहाँ पर यात्रा कर रहे थे। हाँ, उस भीड़ में भारतीय शायद मैं ही अकेला था। तो वहाँ पर इतने सारे कंट्रीज के लोग मिले हिमांशु जी को, पर वहाँ पे हिंदुस्तानी उनको और कोई नहीं मिला। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि उस भीड़ में केवल वो अकेले ही एक हिंदुस्तानी थे। इसका मतलब उन्हें दूसरा हिंदुस्तानी, इंडियन कोई और नहीं मिला था उस जहाज पर, है ना। जैसा कि मैंने पिछले पत्र में लिखा था, पत्र में भी लिखा था कि यह जगह बहुत ठंडी है। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ रहती है। यहाँ इतनी कड़ाके की सर्दी, बाप रे बाप, हाथ पाव जमने से लगते हैं। तो जैसा कि उन्होंने पीछे, मतलब एक इससे पहले एक पत्र और लिखा था उन्होंने अपने बेटे को, है ना। इससे लगता है कि देखो, जैसा कि मैंने पिछले पत्र में भी लिखा था, मतलब उन्होंने अपने बेटे को इससे पहले एक और पत्र भी लिखा था। तो उस पत्र में उन्होंने बताया था कि ये जगह बहुत ठंडी होती है ना, ये जगह बहुत ठंडी होती है। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ हमेशा घिरे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि हाथ पाव जैसे कि जमने लगते हैं ठंड के मारे, ठीक है। लेखक बताते हैं अपने बेटे को। अपनी भूगोल के पुस्तक में तुमने पढ़ा होगा कि यह ध्रुव प्रदेश कहलाता है। तो देखो, लेखक अपने पुत्र को कहते हैं कि तुमने जरूर अपने ज्योग्राफी बुक में, अपने भूगोल के बुक में जरूर पढ़ी होगी कि ये जगह, ये जो नॉर्वे शहर है, वो जो नॉर्वे देश है, वो क्या कहलाता है? ध्रुव प्रदेश भी कहलाता है। ध्रुव प्रदेश उत्तरी ध्रुव के पास है ना, इसीलिए, ठीक है। देखो, उत्तरी ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव ये क्या है? इसीलिए यहाँ एक बड़ी विचित्र बात होती है, शायद तुमने भी सुनी होगी, कि वो है 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। तो देखो, पहले तो ये उत्तरी ध्रुव प्रदेश क्यों कहलाता है और ये उत्तरी ध्रुव क्या होता है, इसके बारे में तुम जान लो। देखो, उत्तरी ध्रुव हमारे ग्रह पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु जो है ना, उत्तरी पॉइंट, नॉर्थ वाला, ठीक है, वो पॉइंट है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर पृथ्वी घूमती रहती है, जहाँ से पृथ्वी घूमती है, ठीक है। ये सबसे एकदम नॉर्थ पोल जो है, ठीक है, उसका एकदम पिक पॉइंट है। तो यह आर्कटिक महासागर जो है उसमें पड़ता है। यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है ना। और क्योंकि यहाँ पर लगभग 6 महीने क्या होता है, सूरज नहीं उगता, ठीक है। 6 महीने दिन रहती है और 6 महीने रात। तो ध्रुव के आसपास का महासागर बहुत ठंडा होता है ना। ध्रुव का जो पॉइंट है उसके आसपास का महासागर बहुत ठंडा होता है। और यहाँ पर सदैव, मतलब हमेशा बर्फ की, मतलब सी के ऊपर, पानी के ऊपर बर्फ की एक लेयर जमी होती है, मोटा सा एक लेयर जमा होता है हमेशा, ठीक है। तो इस भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट ही वो जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जिसके कारण क्या होता है, इसी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर हमेशा हमारा कॉम्पस जो है, हम कहते हैं ना, कॉम्पस का कांटा हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। तो इसी नॉर्थ का यही जो चुंबकीय पॉइंट है, इसी की तरफ ये कॉम्पस का, नॉर्थ का सुई हमेशा उस तरफ रहता है, ठीक है। और उत्तरी तारा, जो ध्रुव तारा हम कहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव के आकाश पर हमेशा निकलता है, ठीक है। ध्रुव तारा हमेशा उसी उत्तरी ध्रुव के आकाश में निकलता है। तो हमेशा क्या होता है, नाविक जो होते हैं ना, जल, मतलब पानी में जो सफर करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, उसी ध्रुव तारे को देखकर अनुमान लगाते हैं कि वो उत्तर से, मतलब वो उत्तर में कितने दूर है, मतलब उसी को देखकर वो अपना डायरेक्शन पता करते हैं। अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल जाता है तो बाकी के 3 डायरेक्शन तो आपको यूं ही पता लग जाता है ना। तो इसी उत्तर ध्रुव तारे को देखकर, मतलब वो हमेशा नॉर्थ में ही रहता है ना, तो इसीलिए उसे देखकर लोग
मतलब दिशाओं का पता लगाते हैं। ठीक है, और ये क्षेत्र आर्कटिक घेरा में भी कहलाता, मतलब आर्कटिक घेरा भी कहलाता है, क्योंकि वहां पर अर्धरात्रि के सूर्य, जिसको हम लोग मिडनाइट सन, और ध्रुवीय रात, जिसको पोलर नाइट का दृश्य हमको वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ बर्फ से ढके विशाल क्षेत्र और अतिरिक्त आर्कटिक सागर भी है। तो ये सागर तो वहाँ के इलाके के, मतलब ये सागर, आर्कटिक सागर किस किस कंट्री को छूता है? कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को। ठीक है, और इसे अंध महासागर का उत्तरी छोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है ये होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, हमारा नॉर्थ पोल का पिक पॉइंट। ठीक है, तो देखो उत्तरी ध्रुव में क्या होता है कि यहाँ इसीलिए इस प्रदेश को ध्रुव प्रदेश भी कहा जाता है। नॉर्वे को ध्रुव प्रदेश भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव के पास है ना, इसीलिए यहाँ एक बड़ी विचित्र बात होती है। ये उत्तरी ध्रुव के पास है, ठीक है, नॉर्थ पोल के पास है, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, एक बड़ी अजीब बात होती है कि यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात। मतलब यहाँ पर 6 महीने बिल्कुल दिन ही रहता है और बाकी 6 महीने रात होती है। ठीक है, 6 महीना दिन ही दिन रहता है। 6 महीनों में एक बार भी रात नहीं होती। मतलब दिन समझ लो, एक दिन पूरे 6 महीने का निकल जाता है। साल के 6 महीने पूरा दिन रहते हैं और साल के 6 महीने, बाकी 6 महीने पूरा ही रात होता है। ठीक है, जरा सोच कर देखो, पूरे वर्ष में केवल एक दिन, ठीक है, केवल एक रात। सोचो थोड़ा, कितना आश्चर्यजनक बात है ना। हमारे यहाँ तो हर 24 घंटे में रात और दिन होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही दिन, पूरे साल में एक दिन और एक रात। वो एक दिन कितना लंबा होता है? 6 महीने का एक दिन। और एक रात कितनी लंबी होती है? 6 महीने की एक रात। तो कितनी विचित्र बात है ना चौंकाने वाली बात। तो ये चौंकाने वाली बात है ना, आश्चर्यजनक बात है। अब तुम पूछोगे कि लोग इतने लंबे दिन में सोते कैसे होंगे और लंबी रात में काम कैसे करते होंगे, है ना। अब सोचो, 6 महीने तक अगर पूरा ही दिन चलेगा, वहां पर रात, मतलब 6 महीने रात ही नहीं होगी, ठीक है, तो उन 6 महीने लोग सोते कैसे हैं? हम लोग तो पता है कि दिन में हम काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, है ना, 24 घंटे में। लेकिन जहाँ पर 6 महीने केवल दिन ही दिन होगा, तो उस समय वो लोग सोते कैसे होंगे, कब सोते होंगे? और जिन 6 महीने केवल रात ही होती है, उन 6 महीनों में दिन, मतलब काम कैसे होता है उन लोगों का? काम कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस हिसाब से चलते हैं? ये प्रश्न आता है ना हमारे अंदर। तो वो अपने बेटे से भी पूछ रहे हैं कि यही प्रश्न तुम्हारे अंदर आ रहा होगा ना, तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न हमें आएगी। फिर क्या होता है देखो, धूप तो लगातार महीनों तक चमकती रहती है ना। तो देखो, 6 महीनों तक अगर पूरा ही दिन रहेगा, एक बार भी रात नहीं होगी, तो क्या होगा? हर समय धूप चमकता रहेगा, ठीक है, वहां पर रात नहीं होती, तो हमेशा धूप चमकती रहती है। फिर क्या होता है, ये लोग अपने दरवाजों में दोहरे तिहरे पर्दे लगा देते हैं। दोहरे तिहरे मतलब डबल ट्रिपल, ठीक है, दुगना तिगना, मतलब एक के ऊपर दो, मतलब 2-3 पर्दे वो लोग लगा देते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा धूप खिली रहती है, हमेशा धूप आती रहती है घर के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने दरवाजों खिड़कियों पर क्या करते हैं, दुगने तिगने पर्दे लगा देते हैं। और उसी तरह खिड़कियों में भी, मतलब खिड़कियों में भी और दरवाजों में भी दुगने तिगने पर्दे लगाकर रख देते हैं। हमेशा धूप चमकती रहती है, इसीलिए इनके सारे काम घड़ी के अनुसार होते हैं, ठीक है। इनके सारे काम कैसे होते हैं, वो लोग मतलब ये जो जब कभी भी रात मतलब होगी ही नहीं, तो सोएंगे कैसे? या फिर जिन 6 महीने दिन नहीं होता, केवल रात ही होती रहती है, 6 महीने लगातार रात रहती है, तब वो लोग काम कैसे करते हैं? वो लोग सारे ये काम अपने घड़ी देखकर करते हैं, घड़ी के समय के अनुसार, ठीक है। वहां पर दिन रात तो होती नहीं है लगातार, तो इसीलिए अपने घड़ी के समय के अनुसार ही वो लोग चलते हैं। 10 बजे तो सो गए, ठीक है, 10 जैसे ही बजे वो लोग अपने टाइम के अनुसार 10 बजे तो सो गए, 10 बजे वो लोग सो जाते हैं। फिर 6 बजे उठ गए, 6 बजती है सुबह, वो लोग उठ जाते हैं। 8 बजे ऑफिस चले गए, ठीक है, सुबह 8 बजे जैसे कि हम लोग जाते हैं, ऑफिस चले गए, लेकिन और 4 बजे वहां से लौट आए, फिर ऑफिस शाम को 4 बजे ऑफिस से लौट आए। तो ऐसे ही हमारा जैसा टाइम टेबल है, वैसा ही लगभग इनका टाइम टेबल है। बस फर्क इतना है कि हमारा टाइम टेबल समय के अनुसार है, मतलब दिन और रात के अनुसार है, ठीक है ना। और वो भी ऐसा ही टाइम टेबल फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा अजीब होगा ना। सोचो,
रात तो होती नहीं है, दिन में ही मतलब पूरा ही दिन रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, बस समय के अनुसार घड़ी देखकर ये लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जाड़ों में भी काम होता है, मतलब सर्दी के मौसम में भी ऐसे ही काम होता है। जाड़ा मतलब सर्दी, ठीक है, ठंडी के मौसम में। तो ठंडी के मौसम में भी वैसे ही वो लोग टाइम देखकर अपना काम करते हैं। ठीक है, रोज रात को 10 बजे मतलब रात तो होती नहीं है, लेकिन घड़ी देखकर 10 बजे वो लोग सो जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे काम पर जाते हैं और 4 बजे घर लौट आते हैं। जाड़ों में सूरज नहीं चमकता, परंतु बर्फ पर चांद के थोड़े से प्रकाश से बहुत काम चल जाता है। तो देखो जैसा कि बताया था मैंने कि 6 महीने दिन होती है ना वहां पर और 6 महीने रातें। तो जब 6 महीने रातें मतलब सर्दी के मौसम में क्या होता है, 6 महीने पूरा ही रात होता है, तब दिन नहीं होता, सुबह नहीं होती, सूरज नहीं चमकता, है ना, तब सूरज नहीं चमकता। लेकिन क्या होता है, बर्फ पर पूरी चारों तरफ सफेद बर्फ होती है ना, और उस सफेद बर्फ पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तब क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करती है और चारों तरफ चांद की रोशनी से एक हल्की सी एक लाइट होती है रात की तरह। जैसे हमारे यहाँ पूनम की रातों पर हल्की सी लाइट होती है, वहां पर सोचो 6 महीने लगातार ऐसे ही अंधेरी छाई रहती है, एक हल्की हल्की लाइट में वो लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, थोड़े से प्रकाश से बहुत काम चल जाता है, चांद की थोड़ी सी प्रकाश से, थोड़ी सी रोशनी से उनका काम बहुत चल जाता है। धुंधला धुंधला सा प्रकाश सदैव बना रहता है, हमेशा क्या होता है, एक धुंधला धुंधला सा मतलब हल्का हल्का सा रोशनी, धुंधला धुंधला सा प्रकाश हमेशा वहां पर बना रहता है। जब ठंडी के मौसम में मतलब जिन 6 महीने दिन नहीं होती, केवल रात होती है, उसी 6 महीने वो लोग क्या करते हैं, इतना सफर करते हैं कि कभी दिन ही नहीं होता तो रोशनी भी नहीं होती, चारों तरफ एक हल्की हल्की धुंधली धुंधली सी हल्की हल्की सी रोशनी होती है, चांद की रोशनी। ठीक है ना, फिर क्या होता है, इस समय रात के 10 बज रहे हैं जब मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ। जब लेखक ये पत्र लिख रहे हैं तब कितने बज रहे थे, रात के 10 बज रहे थे। ठीक है, परंतु चारों ओर पीली पीली धूप है। देखो रात के समय भी यहाँ पर मतलब रात के 10 बजे जब वो लोग सोने चले जाते हैं तब क्या होता है, तब भी वहां पर पीली पीली धूप है। मतलब रात के 10 बजे जब हमारे यहाँ घनोर अंधेरा रहता है तब उनके पास क्या होता है, एकदम धूप खिली होती है। ठीक है, ये धूप हमारे देश की धूप की तरह गर्म नहीं है। तो हमारे यहाँ तो धूप गर्म है ना, धूप जब पड़ती है तो हमें गर्मी लगती है, लेकिन वहाँ की धूप गर्म नहीं है, एकदम ठंडी लगती है। वो धूप एकदम ठंडी लगती है। वैसे भी तो वो बर्फ का देश है ना, वहाँ पे सब कुछ ठंडा ही लगता है। तो ये धूप हमारे देश की धूप जैसे गर्मी लगती है, गर्म देती है, गर्मी लगती है हमको, वहाँ पे वैसे इस धूप से गर्मी नहीं लगती, ठंडी लगती है। ठीक है, ट्राम्सो का यह क्षेत्र लेपलैंड भी कहलाता है। ट्राम्सो का जिस जगह पे वो थे, लेखक जिस जगह से लिख रहे थे, वो ट्राम्सो का जो हिस्सा था उस हिस्से को लेपलैंड भी कहा जाता है। लेपलैंड क्या होता है, लेपलैंड यानी लेप लोगों का प्रदेश। तो लेप एक प्रजाति, एक लोगों का मतलब एक टाइटल है। ठीक है, प्रजाति का नाम है, एक मतलब कुछ लोगों, कुछ तुम कह सकते हो कुछ प्रजातियों का, कुछ लोगों के। ठीक है, ट्राइब वगैरह होते हैं ना, तो उनके जाति का नाम है ये लेप। तो इसीलिए उन्हीं लेप लोगों के नाम पर रखा गया है लेपलैंड। लेप ध्रुव प्रदेश के मूल निवासी है। तो ये ये लेप प्रजाति के लोग कौन है, ये लेप प्रजाति के लोग जो ध्रुव प्रदेश है, मतलब उस क्या कहते हैं, नॉर्वे के मूल निवासी हैं, मतलब बहुत पुराने, एकदम शुरुआत से वो लोग वहां पर रहते हैं। तो इसी प्रजाति का नाम क्या है, लेप। ठीक है, इन्हें यहाँ सामी भी कहते हैं। वहां पर वो इस प्रजाति का नाम सामी भी कहा जाता है। वहां पर मतलब लोग इस प्रजाति को सामी नाम से भी पहचानते हैं, सामी। ठीक है, रूस के भाग में ये एस्किमो कहलाते हैं। तो रूस में अगर जाओगे आप लोग तो इसी प्रजाति के लोगों का नाम एस्किमो भी कहलाते हैं, एस्किमो। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये बर्फ के देश में रहते हैं और इन लोगों का नाम लेप, मतलब ये बहुत पुराने निवासी हैं। ठीक है, प्रजाति हैं। तो इन लोगों को लेप भी कहा जाता है, सामी भी कहा जाता है और एस्किमो भी कहा जाता है। परसों शाम हम ट्राम्सो शहर से दूर, बहुत दूर पश्चिम की ओर गए। तो परसों शाम को वो लोग कहाँ गए थे, लेखक कहते हैं कि वो परसों शाम को ट्राम्सो जहाँ पर वो अभी हैं, ट्राम्सो से वो थोड़ी दूर
बहुत दूर गए थे, ट्राम्सो से बहुत दूर गए थे। किस तरफ? पश्चिम की तरफ। ठीक है, ट्राम्सो से पश्चिम की तरफ गए थे, जहां लेप लोगों की बस्तियां हैं। तो ये लेप जाति के लोगों की बस्ती वहां पर है। ठीक है, पश्चिम की तरफ, ट्राम्सो से दूर, बहुत दूर पश्चिम की तरफ लेप लोग वहां पर रहते हैं। पहले कभी ये लोग बर्फ के घरों में रहते थे। ठीक है, ये लेप जाति के लोग पहले बर्फ के घर में रहते थे। ठीक है, बर्फ से बनी हुई घरों में रहते, जिसको हम लोग पहले इग्लू भी जानते हो ना तुम लोग, तो उस तरह के घरों में वो लोग रहते थे। फिर देखो, परंतु हमने देखा कि सरकार ने अब इनके लिए काठ के मकान बना दिए हैं। तो पहले वो लोग बर्फ के घरों पे रहते थे ना, ये प्रजाति के लोग, लेप लोग, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है? लकड़ी का, ठीक है, काठ के मकान बना दिए, लकड़ी के घर बना दिए हैं। जहां तक दृष्टि जाती है सफेद हिम ही हिम दिखलाई देता है। तो लेखक कहते हैं देखो कि वो पूरा इलाका, पूरा शहर तो बर्फ से ही ढका होता है ना, तो जहां तक आंखें जा रही है, मतलब जहां तक दिखाई दे रहा है अपनी आंखों के सामने, बस हिम ही हिम दिखलाई देता है। हिम मतलब बर्फ। ठीक है, हिम ही हिम दिखलाई देता है। उस हिम प्रदेश में हमें सैकड़ों हजारों रेनडियर दिखलाई देते हैं। तो उन्होंने वहां पे और क्या देखा? उस प्रदेश में हमें सैकड़ों हजारों, बहुत सारे, ढेर सारे, हजारों, सैकड़ों रेनडियर दिखलाई देते हैं। रेनडियर क्या होते हैं? रेनडियर 12 सिंगे की तरह का जानवर होता है। 12 सिंगे किसे कहते हैं? 12 सिंगे हिरन होते हैं। ठीक है, हिरन, डियर, तो उनके 12 सिंग जैसे होते हैं, बड़े बड़े सिंग वाले। तुमने देखे होंगे ना रेनडियर, है ना, पिक्चर आप लोगों ने जरूर देखा होगा रेनडियर का। तो रेनडियर क्या होते हैं? 12 सिंगे की तरह जानवर होते हैं, जो डियर मतलब मृग जैसे, हिरन जैसे होते हैं, बड़े बड़े सिंग वाले, 12 सिंगों वाले। ठीक है, सिंग वाले। ये यहाँ का प्रमुख पालतू पशु भी है। ये रेनडियर ही वहाँ का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पालतू पशु है, मतलब वहाँ के लोग इसे पालते हैं। ठीक है, तो पहले कभी ये यूं ही झुंड की शक्ल में घूमते रहते थे, परंतु अब इनके लिए बड़े बड़े बाड़े बने हुए दिखलाई दे रहे हैं। तो देखो, पहले क्या होता था कि ये जो रेनडियर है वो आम जानवरों के जैसे रास्ते में झुंड, मतलब एकदम ग्रुप में, एक झुंड में घूमते थे। लेकिन अब क्या हुआ है? अब इन्हीं जानवरों के लिए, रेनडियर के लिए, उनकी रक्षा के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए गए हैं। ठीक है, तो बाड़े मतलब ऐसे जो रिजर्व्ड प्लेसेस होते हैं ना, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है उनको पालने के लिए, तो ऐसे ही बड़े बड़े मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट टाइप, रिजर्व्ड जगह बाड़े, मतलब बड़े बड़े इलाके को मतलब इकट्ठा करके रिजर्व जगह बनाया गया है, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्वे के बारे में काफी जानकारी पाई है, तो आगे भी बहुत सारी ऐसी रोचक बातें हैं, हम जानेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ो अच्छे से और ध्यान से, और बाकी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको मार्क करके रखो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करो मुझे। तो क्लास इज ओवर हियर। थैंक यू।